अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में बहुत ही हाई प्रोफाइल मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन के बीच हो रहा है। पहले दो चरण का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। हालांकि इस बार का अपोजिशन का गठबंधन पिछले 2019 के मुकाबले उतना ताकतवर नहीं है, राजनीतिक और सामाजिक समीकरण में उतना क्षमतावान नहीं है, लेकिन मुकाबला कोई कमज़ोर नहीं है। लेकिन प्रचार तंत्र पे और प्रचार में ग्राउंड पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार हावी हो रही है और विपक्ष के नेता ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट बदलने की मिस्ट्री लगातार कायम है और बीएसपी लगातार प्रयोग कर रही है। बहनों भाइयों, आप राजनीतिक दलों की चाल पर नज़र रखिए। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी इस क्षेत्र में प्रचार करके जा चुके हैं। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल 18-16 सीटें, प्रथम चरण और दूसरा चरण। एक, सहारनपुर से शुरू करिए, पीलीभीत आइए। दूसरा, बागपत से शुरू करिए और मथुरा तक आइए। उत्तर प्रदेश के नक्शे को, उत्तर प्रदेश की ज़मीन को, उत्तर प्रदेश के लोगों की राजनीतिक क्षमता को, उनकी सोच विचार, पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को और वोटिंग बिहेवियर को जो लोग समझते हैं, उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में ये जो एक क्षेत्र है जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, ये राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील है। किस दृष्टिकोण से संवेदनशील है, मैं इसका जिक्र भी करूंगा। अगर आप प्रथम चरण में देखें, जिसमें अधिकांश हिस्सा मुरादाबाद मंडल में आता है, बहनों भाइयों, 2009 में ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए तबाही का क्षेत्र बन गया था और इस क्षेत्र की अधिकांश सीटें अपोजिशन ने जीती थी। और जो दूसरा चरण है वो विपक्ष के लिए तबाही का था और भारतीय जनता पार्टी के लिए ताकतवर क्षेत्र था। लेकिन टिकटों के बंटवारे, प्रचार कार्य में तेजी न लाना और जनता के बीच विपक्ष के नेताओं की गैर मौजूदगी, इसने बड़े सवाल खड़े कर दिए। लेकिन एक तीसरा प्लेयर है जो चुपके चुपके बड़े राजनीतिक कांड करना है, धमाका करने की तैयारी में। वो दल है बीएसपी। टिकट एक बार दे दिया, कमिटमेंट कर दिया, पीछे नहीं हट रहे हैं। और इस बार ज़्यादा मुसलमानों को बहन जी ने एक्सपेरिमेंट में टिकट नहीं दिया, दिया है लेकिन उतना नहीं दिया जितना की चर्चाएं थीं। बीएसपी इस बार बड़ी सधी हुई चाल से टिकटों का बंटवारा कर रही है। जैसे आज 12 की जो लिस्ट आई है, उनमें आप देखें, आपको ब्राह्मण भी मिलेंगे, ठाकुर भी मिल जाएंगे, ओबीसी भी मिल जाएंगे, शेड्यूल्ड कास्ट भी मिल जाएंगे और 2 मुसलमान भी मिल जाएंगे। बीएसपी इस बार अंदर अंदर बड़ी तैयारी में बैठी हुई है। हो सकता है कि कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी आपको इस चुनाव में देखने को मिले। तो इस चुनाव में, इस क्षेत्र में जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, यहां मुद्दे क्या हैं? यहां का मुद्दा है किसान, यहां का मुद्दा है गन्ना, यहां का सबसे बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। हो सकता है कि लखनऊ में, दिल्ली बैठे एलीट लोग इस क्षेत्र के विषय को उतना गंभीरता से न लेते हो, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को, लेकिन जितना मैं जानता हूं इस इलाके को, यहाँ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है। आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि क्यों बड़ा मुद्दा है? जहाँ समृद्धता होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, पैसे होते हैं, आर्थिक विकास जहाँ होता है, वहाँ लोगों की पहली अनिवार्य आवश्यकता होती है सिक्योरिटी, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, ताकि अपनी समृद्धता का कुछ तो इस्तेमाल कर सकें। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, आप लाख समृद्ध होइए, उस पैसे का क्या इस्तेमाल है? तो इस क्षेत्र में सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा सेंसिटिव भी है। क्यों है? क्योंकि ये क्षेत्र कई बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, दंगों की आग में भी झुलस चुका है। इस क्षेत्र में वर्टिकली डिवीजन है सोसाइटीज़ के बीच। पॉलिटिशियन, नेता या लोग उसको, हकीकत को स्वीकारते नहीं हैं, लेकिन बहनों भाइयों, हम सब आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है। अब आप देख रहे होंगे कि चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के प्रतिदिन उस इलाके में 3-3 रैलियां कर रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने मेरठ में बड़ी रैली की। आज होम मिनिस्टर भी मुजफ्फरनगर में मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, उनका खूब मूवमेंट उस इलाके में हो रहे हैं, जो अग्रिम पंक्ति के हैं। ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य को आप देख रहे होंगे, ये प्रतिदिन उस इलाके में मौजूद रहते हैं। अब मन में आपके प्रश्न होना चाहिए कि अपोजिशन कहाँ है, ये प्रचार में उतनी दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं? इनसे सवाल होना चाहिए।
मैं हमेशा ही बात कहता हूं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष आवश्यक स्तंभ है, उन्हें होना चाहिए। लेकिन टिकटों के बंटवारे में प्रतिदिन घमासान। आज भी समाजवादी पार्टी ने बागपत से मनोज चौधरी का टिकट काटकर पुराने बसपाई अमरपाल शर्मा को टिकट दे दिया। मेरठ का टिकट को लेकर भी कितना बवाल हुआ। नोएडा के टिकट कितनी बार बदले गए। अपोजिशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो इस इलाके के जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनमें समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। और इस इलाके में एक उभरता हुआ दलित नेतृत्व है, चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के चीफ। वो एक त्रिकोणीय संघर्ष में घिर गए हैं। न उनके लिए सपा ने सीट छोड़ी है, न बसपा से। जब से उनको केंद्रीय सुरक्षा मिली है, सीआरपीएफ के कमांडो मिल गए, उनके ऊपर आरोप लग गया ये तो बीजेपी की सी टीम है। मतलब एक और वृद्धि हो गई बीजेपी की टीम में। तो इस इलाके के इक्वेशंस क्या कहते हैं, रुहेलखंड से लेके पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश इस बार क्या मैंडेट देना चाहता है, आज चर्चा इसी विषय पे करेंगे। कुछ स्टेटमेंट सुन लें आप, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव जी भी वो अपना लगवा रहे हैं प्रोग्राम, पार्टी लगा रही है कि कहाँ कहाँ रहेगा। जल्दी ही प्रचार शुरू होने वाला। वो टिकट तो अब लमसम हो ही गए फाइनल। अब कोई वो नहीं है इसमें कि टिकट में कोई मारा मारी रहा है। अब तो फाइनल है ही लगभग जो दे दिए। विपक्ष मजबूती से अपना काम कर रहा है। हमारे मजबूत कैंडिडेट्स बहुत जल्द सब फाइनल हो जाएंगे और कुछ बाकी हैं, 1-2 जगह 4 जगह और समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के। उसके बाद पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश और देश के अंदर चुनाव प्रचार के लिए लॉन्च हो रहा है। विपक्ष तो हार की हताशा के भय से अभी से मैदान छोड़ के भाग गया है। पूरा विपक्ष होस्टाइल है और उसको इसीलिए और कंफ्यूज्ड है, जिसके कारण कहीं मैदान में दिख नहीं रहा। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में फॉर्मर मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोहसिन रजा मेरे साथ मौजूद हैं, अंशु अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। मोहसिन रजा जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और अच्छा लग रहा है आपको बहुत दिनों के बाद डिबेट में आते देखकर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप रेगुलर डिबेट का हिस्सा बनेंगे। इस इलाके में आपके लिए कोई बहुत आसान विपक्ष नहीं है। मैं मुरादाबाद का अगर जिक्र करूं तो इस क्षेत्र की अधिकांश सीटें 2019 में आप हार गए थे। आप कैसे मुकाबला कीजिएगा अपोजिशन का? देखिए, पहले अपोजिशन ये तय करे कि वहां पर उनके पास प्रत्याशी है भी या नहीं। हमारे पास तो प्रत्याशी है। आपने भी बात कही कि हम हार गए, लेकिन हार जाने के बाद हमने उन क्षेत्रों के विकास को लेकर, सुरक्षा को लेकर चिंता हम करते रहे और बाकायदा हमारा संगठन काम करता रहा। हमारा कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता वहां काम करता रहा और इसके फलस्वरूप हम आपकी ये सीटें जीतने जा रहे हैं। जो पिछली बार हम 14 सीटों पर हारे थे, वो सारी के सारी सीटों पर हमने काम किया है लगातार 5 वर्षों में और वो परिणाम आएगा जब आप देखेंगे कि 80 की 80 सीटें जीतने का जो दावा हम कर रहे हैं वो हमने अपने काम के आधार पर जनता के साथ जो हमने वादे किए, जो हमने जमीन पर वहां पर काम को उतार कर उनसे जो वादे किए थे उसको पूर्ण किया है और इसी फलस्वरूप वहां की सीटें भी हम जीतेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमें कहीं कोई चिंता नजर नहीं आ रही है। चिंता की बात यह है कि विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं वो कभी पर्चा भरते हैं, कभी दूसरा भरता है, कभी तीसरा भरता है और कभी किसी का पर्चा वापस कराया जाता है, फिर किसी का नाम दूसरे का डाला जाता है। तो ये चिंता इनकी है, इनके पास प्रत्याशी नहीं है। तो आपके पास तो आरएलडी के दम पर दम है। आरएलडी साथ नहीं होती तो आपका दम तो वहां बड़ा कम था। देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में काम कर रही है और जो भी नेता, जो जनप्रतिनिधि देश हित में, जनहित में काम करना चाहते हैं, उन्हें आदरणीय मोदी जी पर विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, एनडीए की नीतियों पर विश्वास है। वो हमारे साथ में आ रहे हैं जनहित के लिए काम करने, देश हित के लिए काम करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, उससे पहले भी अगर आप देखें तो उनका अलायंस हमारे साथ रहा है पूर्व में और आज अगर वो आए हैं तो उन्होंने बहुत कुछ देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, पूरे देश में देखा और देखने के बाद आए हैं। उनका पूरा तरीके से स्वागत है और ऐसे तमाम नेता हैं। ये नहीं कहा जाएगा कोई हमसे जो हमारे विचारधारा से उनके जनाधार के दम पर तो आप उनसे हाथ मिलाए हैं ना। कोई तो मजबूरी रही होगी आपकी। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
दल भी बड़ा है और उसका दिल भी बड़ा है। हम सबके लिए स्थान रखते हैं ब्रजेश जी, हम किसी के लिए भेदभाव नहीं अगर रखते आप हैं। इतनी हमारे कोई पास आपकी कोई भी मजबूरी अगर नहीं थी तो क्या मुझे बता सकते हैं कि 2014 में बागपत की सीट अजीत सिंह को हराई बीजेपी ने, 2019 में जयंत चौधरी को हराई और 2024 में आपने उपहार स्वरूप आरएलडी को ही ये सीट सौंप दी? क्यों? मजबूरी कोई तो रही होगी आपकी। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। मैंने कहा कि अगर हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, हमारे परिवार की विचारधारा से जुड़कर देश हित के लिए काम करने के लिए अगर युवा नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएलडी के युवा नेता है वो, और वो भी देश की राजनीति से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर, अभी उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला, आपने देखा मरणोपरांत, और वो प्रदेश के प्रधानमंत्री रहे, उनके पिताजी भी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने कंप्रोमाइज किया है आरएलडी के साथ। हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर कोई आ रहा है तो हमने उसका स्वागत किया है, और ये कंप्रोमाइज नहीं है। हमने तो कहा कि हम 370 अपने दम पर और एनडीए 400 के पार जा रही है। तो अपने दम पर थे तो ये अपनी सीट जो दो बार जीती, जिसका जिक्र मैंने किया, उपहार स्वरूप क्यों दी? भाई मेरा दिल बड़ा है ब्रजेश जी, मैंने कहा ना कि दिल बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि हम देश में राजनीति करते हैं लोगों की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। हम मेवा खाने वाले लोग नहीं हैं। जो मेवा खाने वाले लोग थे वो स्वार्थी थे, हम स्वार्थी नहीं हैं। हमने इसीलिए मैं ऐसा करता हूं ना, इसमें बिना देरी किए अनिल दुबे को बुला लेता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका दुबे जी। ये उपहार में मिली सीट और मोहसिन रजा कह रहे हैं कि हमारा दिल बड़ा था इसलिए दे दिया। आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, मतलब आपको पॉलिटिकली ट्रीट करना चाहिए, पर ये मतलब ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि इनका बहुत बड़ा दिल है और इन्होंने दे दी आपको जगह। नहीं, दिल तो उनका बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से लगातार इस देश के किसान, इस देश मैं आपके लिए बोल रहा हूँ और आपको बुरा ही नहीं लग रहा। नहीं, बुरा हमें नहीं लगा। दिल तो उनका बड़ा है, और दिल बड़ा देश के प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। उन्होंने जो बरसों से लोग मांग कर रहे थे, इस देश के किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान किसी ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनको सम्मानित करने का काम किया, तो दिल तो उन्होंने बड़ा दिखाया। जब उन्होंने दिल बड़ा दिखाया तो हम उनके साथ गए। हमको जब हमारे सिद्धांतों को वो अपना रहे हैं, वो किसानों के लिए काम करना चाहते हैं, किसानों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, चौधरी साहब के सपनों को साकार करना चाहते हैं। इसके पहले ये किसानों के लिए काम नहीं कर रहे थे। नहीं, जब से आप मिले तब से इनको ये सपना है। हम मिले, ऐसी बातें करते हो ब्रजेश जी, क्या उनका दिख नहीं रहा क्या? उन्होंने चौधरी साहब का सम्मान किया ना किया। इस देश में ब्रजेश जी, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप बताइए ना कि चौधरी साहब को किसने सम्मान, क्या लोग नहीं दे सकते थे? चौधरी साहब को किसी ने भारत रत्न देने की जरूरत समझी? नहीं दिया ना सम्मान। चौधरी साहब की बात तो सारे लोग करते हैं, लेकिन उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। उनको उनकी बात करते हैं और मोदी जी ने उनको सम्मान देने का भी काम किया। बंगले से सामान निकाल के फेंका गया था तब? वो जब विपक्ष में थे, जब जो मुद्दे थे, जो देखिए राजनीति में इन जो बीत गई, इनका सामान किसने फेंका था? जो बीत गई वो बीत गई। साथी हैं, उन्हीं ने फेंका, जो इनको शराब बताते थे 2019 में, उन्हीं ने फेंकवाया था। याद कर लें 2000 पहले राउंड में मत बोलो आप। नहीं, ठीक है, पहले राउंड में मत बोलो। अनूप जी ये बताइए कि जब जिनके खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, इमरजेंसी में जिन्होंने जेल दिया, आप बताते थे कि नाखून पैरों के निकाल लिए गए, हाथों के नाखून निकाल लिए गए, आप उनके साथ खड़े हो सकते हो। तो राजनीति में जो बीत गई बीती ताए विसार दे, आगे की सुध ले। अब जो है हम मुद्दों को लेकर के आए हैं। हम इस देश मोहसिन रजा को ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए ना भाई, कहना चाहिए डिजर्व करते हैं उस इलाके में इसलिए दिया है। ये क्या है कि कह रहे हैं कि दिल बड़ा है दे दिया। देखो ये मतलब अफेंड करने वाली देखो ब्रजेश जी, पानी में लाठी मारने से पानी नहीं अलग होने वाला है। मैं मार रहा हूं नहीं, अगर पानी में लाठी मारने का आप काम कर रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों ने देखिए बताया ना कि उन्होंने चौधरी साहब का सम्मान किया, वो किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और हम भी किसानों के लिए करना चाहते हैं। हम जब विपक्ष में रहे तो हम लड़े, हम जेल गए, लेकिन अब हम सरकार में रह करके किसानों का भला करना चाहते हैं। हम अपने मुद्दों के साथ मिल रहा है। रिस्पांस तो बताओ। नहीं, रिस्पांस आपको रिस्पांस क्या मिल रहा है? आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 चरण हैं ब्रजेश जी। आपको मैं आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं कि खाता नहीं खुलने जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी का, इंडिया गठबंधन का कोई खाता नहीं खुलेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पूरी की पूरी एनडीए सीटें जीतने जा रहा है। 16 की नहीं, हम
आज हम आपकी 3 चरणों की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में तो सब जगह एनडीए है। अच्छा। यहाँ पर कहीं कुछ नहीं है। जो गठबंधन है, आप बताइए ना कि इंडिया गठबंधन से हुआ तो एक आध सीट तो दे देते पुराने दोस्त को। नहीं, हम 80 ले लोगे? नहीं, हम 80 की 80 जीतने का काम कर रहे हैं। 80 की 80 जीतने की। अच्छा ठीक है अनूप से ऑल राइट। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं दर्शकों को पहले बता देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 से रिहा हो रहे हैं। इस वक्त आपको ये ताज़ा दृश्य हम आपको तिहाड़ जेल के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां संजय सिंह बस निकलने वाले हैं। पूरी मीडिया का जमावड़ा और आम आदमी पार्टी के बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं और संजय सिंह को जेल से बाहर लाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आदेश पहुँचा है और आप देख सकते हैं संजय सिंह इस वक्त जेल से बाहर निकल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद 4 अक्टूबर 2023 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शराब नीति मामले में संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था और इस वक्त आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का जोश उबाल पर है और संजय सिंह के लिए नारेबाजी भी इस वक्त कार्यकर्ता कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, संजय सिंह के समर्थक और उनके परिजन भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और संजय सिंह को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। आज स्थानीय कोर्ट ने जमानत की कई शर्तों के साथ संजय सिंह को जेल से रिहा किया, जिसमें 2 लाख रुपए के बॉन्ड भराए गए हैं। उनको अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना पड़ेगा और कहीं आने जाने अगर एनसीआर छोड़ते हैं, का इलाका छोड़ते हैं, तो उन्हें इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को अपने मूवमेंट की जानकारी भी देनी पड़ेगी। और इस मामले में जिसमें उनका खिलाफ केस चल रहा है, इसमें उन पर कुछ भी बोलने के लिए कोर्ट ने मनाही भी की हुई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इसी मामले में फिलहाल इसी तिहाड़ जेल में हैं और उनके जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। फिलहाल संजय सिंह बाहर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप जेल में रही है और संजय सिंह को फिलहाल जमानत हासिल हो गई है। संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के बहुत ही फायर ब्रांड लीडर के तौर पर उनकी गिनती होती है और आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा के भीतर अभी दूसरा कार्यकाल भी दे दिया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि संजय सिंह ने राज्यसभा पहुंचकर संसद सदस्य पद की शपथ भी ली हुई थी। तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए इस वक्त अब वो आप देख रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी की छत पर आ चुके हैं, जहां वो अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और बहुत ग्रैंड वेलकम उनका कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक, जिनके भीतर जोश है संजय सिंह के बाहर आने का। कार्यकर्ताओं को अब ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि टॉप लीडरशिप जेल में रही है, आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह इस वक्त तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ से सीधे वो अरविंद केजरीवाल के आवास जाएंगे, जहाँ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ से मुलाकात भी करेंगे, फिर मंदिर होते हुए अपने घर जाएंगे। संजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए और इस मामले में वो लोगों को एड्रेस भी कर रहे हैं और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संघर्ष का आह्वान कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, शक्ति बदलने का वक्त नहीं है, संघर्ष करने का वक्त है, जंग करने का वक्त है। तैयार हो जाइए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस वक्त तिहाड़ जेल से छूट चुके हैं। वहां से हम आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे। अब संजय सिंह शायद सुनीता केजरीवाल से भी मिलने जा सकते हैं।
बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब बारी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनूप संडा की। अनूप जी, आप कुछ कह रहे थे अनिल दुबे जी को, क्या प्रॉब्लम है आपको? अच्छा, एक बात इन्होंने कही, देखो अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने। अनूप कह रहे हैं 80 की 80, एक भी मैनपुरी भी नहीं छोड़ रहे हैं आपके लिए। अच्छा, एक मजेदार बात आपने ब्रजेश जी देखी क्या? 370 सीट बीजेपी अकेले ले रही है और एनडीए में 38 दल हैं, बाकी 37 दलों को 37 सीटें भी नहीं दे रहे हैं। यानी बीजेपी दुबे जी की तो 2 है ना? नहीं, दुबे जी की 2 है, दुबे जी की तो और भी बढ़ाना चाह रहे थे हम लोग, लेकिन अब दुबे जी 2 से ही खुश हैं। लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं भी, हमारे भाजपा के मित्र भी कह रहे थे और दुबे जी तो अति प्रसन्न है कि यही सरकार थी जो काम की बात आज कर रही, इसी सरकार ने खास करके इन्हीं 2 चरणों में, जहां का चुनाव हो रहा है पहले 2 चरणों में, इन्हीं जिलों में किसान आंदोलन के नाम पर जो इनका वोट बैंक है उसके ऊपर कितनी लाठियां बरसाई थी, और तो और इनके नेता के ऊपर कितनी लाठियां बरसी थी। लेकिन आज किसान हितैषी हो गए। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जो सरकार किसानों को उच्चतम समर्थन मूल्य भी न दे सके, उच्चतम मैं जानबूझ करके इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी ज्यादा से ज्यादा लाभ की खेती हो, उस पर सरकार बोलने को नहीं तैयार है। लेकिन चौधरी साहब जैसे सिद्धांतवादी आदमी के नाम पर भारत रत्न पे इतना मुग्ध हो गए। आपसे 2 सवाल हैं जी। टिकटों को लेकर इतना कंफ्यूजन, आज बागपत बदल दिया, क्यों भाई? देखिए, हमने आप ऐसा करके अपने कार्यकर्ताओं को असमंजस में नहीं डाल। मुझे ब्रजेश भाई याद है कि पिछले सप्ताह भी आपने इसी विषय पर चर्चा रखी थी और मुझसे उस समय भी सवाल किया था, और मैंने कहा था कि लगातार हम लोग बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार हमारे पास क्षेत्र से हम फीडबैक ले रहे हैं, जहां से भी हमको लगता है कि इससे बेहतर ये प्रत्याशी हो सकता है, वहां हम संकोच नहीं कर रहे हैं और नहीं करेंगे। तो जब देते हैं तब ये इवैल्यूएशन नहीं करते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है, अभी आप जैसे कहा कि वोटिंग पैटर्न अलग अलग होता है, और कई जगह पर ऐसा होता है कि क्षेत्र में जाने के बाद ऐसा आभास होता है, जो फीडबैक आते हैं, जब आपका प्रत्याशी ही कंफर्टेबल नहीं फील करेगा और उसका टिकट ही सिक्योर नहीं फील करेगा, वो दिन भर लखनऊ पड़ा रहेगा, अपने टिकट की लॉबिंग करेगा, तो जनता के बीच क्या? ऐसा नहीं। हमारे एक भी प्रत्याशी आपके कंफर्टेबल नहीं है कि उनका टिकट बचेगा या नहीं बचेगा, पता नहीं कब प्रश्न नोट आए और टिकट कट जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तमाशा तो सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं आज जैसे बागपत का उदाहरण ले लीजिए, आपने मनोज चौधरी का टिकट काटा, अमरपाल को पकड़ाया, नागर का काटा, अवाना को दिया, अवाना का काटा, नागर को दिया, फिर अवाना को दिया, फिर नागर को दिया। हाँ, कुछ क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि अब चर्चा है कि शिवपाल यादव नहीं लड़ेंगे, आदित्य लड़ेंगे। नहीं, वो तो बात तय हो गई और शिवपाल जी ने ये बात कही। तो एक काम करो, एक फाइनल लिस्ट दे दो ना, कंफ्यूजन खत्म। नहीं, फाइनल ही है, 1-2 क्षेत्रों में हो सकता है कहीं। दूसरा प्रचार क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? नहीं, देखिए, हाँ, प्रचार के मुद्दे पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं कि जिस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए काम कर रहा है हम उसी रणनीति पे चले। भैया, प्रचार में नहीं जाओगे? मैं बता रहा हूं, अरे गजब कर रहे हो। मेरी बात तो सुनिए। उनके पास एक बड़ी मशीनरी है, वो सत्ता में है, हम सत्ता के बाहर हैं। एक रामचरितमानस में चौपाई आती है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, वो रथ पर सवार। सर, ऐसी भी स्थिति नहीं है कि गाड़ी नहीं है, डीजल नहीं है। ब्रजेश भाई, आप भराओ डीजल, पहुंच जाओ मुजफ्फरनगर। सर, कौन रोक रहा है? बात तो मेरी पूरी सुने। हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जितने फ्रंटल संगठन हैं, हर फ्रंटल संगठन के प्रत्येक जिले में प्रभारी बने हैं और वो लगातार उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। टॉप लीडर जो हमारे प्रचारक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सर, तो अभी टॉप लीडरशिप, अभी तो आप लोगों के बीच जा ही नहीं रहे हो। सर, अभी तो नॉमिनेशन समाप्त हुए हैं, अभी से क्या मतलब पहले चरण? अच्छा, क्या मतलब है? मैं आपको करेक्ट करता हूं, दर्शक भी इस बात को, आपका जवाब खुद दर्शक देंगे। 19 तारीख को पहली वोटिंग है, 17 को प्रचार खत्म हो जाएगा। आज कितनी तारीख है? 13, 3 कितने 3 खत्म हो गई। अब आपके पास कितने दिन बचे? 13 दिन बचे हैं आपके पास, और आप कह रहे हो कि अरे अभी तो बहुत जल्दी है। ब्रजेश जी, मेरी बात, ये क्या, ये बहानेबाजी है? नहीं, अच्छा, बहानेबाजी हम क्यों करेंगे? हम बहानेबाजी है, हम बहानेबाजी क्यों करेंगे? तो फिर बताओ, पब्लिक में क्यों नहीं जा रहे? मजबूत हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी से लेकर के इनकी जो है। अरे तो लड़ने आओ भैया, खाड़े में आओ। सारा आक्रमण एक पहलवान रिंग पे ललकार रहा है, आओ मैदान में। हम लगातार तैयार, हमारे नेता पटक दो इनको। अब देखिए, माननीय शिवपाल जी थे, अब तक बदायूं में लगातार लगे और कई क्षेत्रों में लगे। अकेले बदायूं चुनाव हो रहा है? नहीं,
मैंने एक बात कही और उसके आपके पास संतोषजनक जवाब नहीं है संडा साहब? नहीं, बिल्कुल मैं अंशु अवस्थी को इनवाइट करता हूं। एक अंतिम बात। थैंक यू सर, मैं दोबारा मौका दूंगा। नेता उचित समय पर जाएंगे और रैलियां करके लगातार ताबड़तोड़ रैलियां जाते करके नहीं जाते हैं, पार्टी ये को उचित जवाब देने का काम करेंगे। मसला ये है कि आपको हकीकत बताई जानी चाहिए जो आप अभी देखना नहीं चाहते। आपको इस बात के लिए बधाई। मैं अंशु अवस्थी को सचेत करते मैं अंशु अवस्थी को इनवाइट करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंशु, क्या ये रायबरेली अमेठी आप वॉकओवर दे रहे हैं? बात तो प्रचार की हो रही थी। आपसे अगर ये सवाल है तो आप ये सवाल नहीं लेंगे? वॉकओवर कहाँ है? प्रत्याशी का नाम बताएं। अभी तो नॉमिनेशन में बहुत टाइम भी शुरू भी नहीं हुआ वहाँ पर, तो देना तो शुरुआत नहीं हुई है। कोई दिक्कत है वहाँ प्रत्याशी में? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अरे अपने दोस्त से संपर्क कर लो, सपा वालों से, हो सकता है कुछ कैंडिडेट के नाम सुझाव। जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल करेंगे। तो इसका मतलब गांधी फैमिली नहीं लड़ रही? तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। गांधी फैमिली नहीं लड़ रही? हर जगह संबंध वो करते हैं। हाँ, प्रचार वाली बात बताइए, आप कुछ कह रहे थे। देखिए ब्रजेश जी, प्रचार लगातार हो रहा। प्रचार की बात कर रहे हैं कि रैली की बात कर रहे हैं? रैली की है प्रधानमंत्री जी ने। प्रचार तो हमारा बहुत पिछले 2 साल से प्रचार चल रहा है, और प्रचार अगर ना चल रहा था तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो टिकट वापस नहीं करते। बताइए कहाँ रैलियां हुई, कहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, कौन कौन नेता जा रहा है, मुझे नाम के साथ बता दीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सवाल निश्चित वापस ले लूंगा अगर आपने साबित कर दिया। प्रचार हमारा 2 साल से चल रहा है, लगातार चल रहा है। जनरल जवाब मत दो। रैली स्पेसिफिक इन 16 क्षेत्र में बताओ मुझे। रैली करेंगे, लेकिन ब्रजेश जी प्रचार में तो बीजेपी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। कैसे, पूछे कैसे? आज तक आप मुझे बताइए कि सब 19 तारीख को चुनाव है, क्या भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया? हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि जनता को क्या बताएं, कितना झूठ बोले। अरे सर, पब्लिक के बीच तो जाओ। हम जा रहे हैं ब्रजेश जी, लड़ते दिखो तो सही। आप रैली की बात कर रहे हैं, बीजेपी हम नहीं कह रहे रैली ला रही। घर घर जनसंपर्क करो। अच्छा, रैली करा रहे हैं, पैसे नहीं है, डीजल भराओ गाड़ी में, गुजरात और नुक्कड़ रैली कर लो। देखिए, नुक्कड़ रैली करो, कुछ तो करते दिखो। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, बस 30 सेकंड बिना इंटरप्ट। अनुरोध है आपसे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी अंदर से हवा खिसक चुकी है, खोखला हो चुका है पूरा सिस्टम। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि देश की, प्रदेश की जनता उनको हराने जा रही। बस दुख इस बात का है कि जो लोग किसानों पर गाड़ी चढ़ा रहे थे, 6 किसानों की हत्या की, 700 किसानों की जान ली, उनके साथ वो पार्टी जाके खड़ी हो गई जो किसानों की बात करती है, जो किसान मसीहा कहे जाते थे, चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी अजीत सिंह जी ने पार्टी बनाई थी, वो किसान आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था। आपको याद होगा वो राकेश टिकैत के आंसू। आपने 30 सेकंड मांगा, मैंने 50 दिया। मेरा अनुरोध ये है कि जो मुझे बता आज बीजेपी ये बताए, मोहसिन रजा जी नोट कर ले, बहुत इंटरेस्टिंग। आखिर भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, ये मेरा सवाल है, मेरा सवाल आपके माध्यम से ब्रजेश जी कर लेना। मैं बीजेपी ये पहले मुझे सवालों का जवाब दो, मोहसिन रजा फिर सवाल कर ले। जितनी कमियां आप बता रहे हो मुझे यहाँ डिबेट में, अपनी पार्टी के टॉप लीडरशिप या स्टार प्रचारकों से कहो। वही बात मुजफ्फरनगर, बागपत, मुरादाबाद, अमरोहा, वहां जाओ, पब्लिक के बीच तो जाओ। अभी कार्यकर्ता जा रहे हैं, नेता भी जाएंगे और दमदारी से जाएंगे। और आप देखिए 14 दिन 13 दिन बचे हैं, बताओ। 13 दिन नहीं, हम तो 2 साल से प्रचार कर रहे हैं। रैलियां शुरू करेंगे, आप रैली की बात करें ना। अच्छा, वहां पर हम जब रैली पता है आपके पास जवाब नहीं, आप मोहसिन रजा से पूछो। देखिए, मैं मोहसिन रजा जी से अनुरोध करता हूं, ये बता दें। अभी सवाल कर रहे थे, अनुरोध करने लगे। मैं सवाल ही कर रहा हूं, अनुरोध के साथ। अनुरोध मत करो, सवाल करो। बीजेपी ये बता दे कि वो 10 साल से सरकार में है। सवालों का जवाब ना वो पत्रकारों के दे पा रहे, ना विपक्ष के दे पा रहे, ना राहुल गांधी के दे पा रहे। ये बता दें कि अभी तक मैनिफेस्टो क्यों नहीं आया? 13 दिन बचे हैं, मैनिफेस्टो कहां है? मैनिफेस्टो बीजेपी का अगला 20 हमारी गारंटी आज। धन्यवाद। अब अगला 20 सेकंड मोहसिन रजा, केवल 20 सेकंड सर दे पाऊंगा, फिर सेकंड राउंड में बोलेंगे आप। 20 सेकंड में आप जवाब दे दो। कहां है मैनिफेस्टो? उत्तर प्रदेश से कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। ये जवाब है। और वाई नॉट से अब देखो, आप में सब्र होना चाहिए। सवाल का ये जवाब है, सुनने का सब्र होना चाहिए। फिर मैं इंटरेक्ट नहीं कराऊंगा। आप ये चाहते हो, फिर इंटरेक्ट नहीं कराऊंगा। हो गई थी कांग्रेस, आ रही बीजेपी जा रही है। आप में इतना सवाल का तो जवाब नहीं इतना है। सब्र होना चाहिए। सुनो तो सही, सुनना चाहिए, और सुनने का सब्र होना चाहिए हम सब में। बोलिए आप। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने वायनाड से पर्चा भर के ये बताया कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कभी हम लोग चुनाव लड़ा करते थे। इससे साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से मुक्त हो गया है कांग्रेस से। अब आशु जी बेचारे हमारे छोटे भाई हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता,
ये समझ रहे हैं परिस्थितियां अच्छी तरह से, Okay. हर चीज को समझते हैं। थैंक यू कोई मोहसिन भाई। प्रत्याशी अभी नहीं है दुबे चुनाव प्लीज लड़ने वेट, के लिए। अभी दुबे जी की बारी है। बस सुशील दुबे बीजेपी के जी, साथ दिक्कत यही कि जो रटा के भेजा जाता है Thank वही you. बोलते हैं। All मैं right. सवाल कुछ कर रहा हूँ, जवाब कुछ मैं दे रहे सुशील हैं। मैनिफेस्टो पर सर नहीं यही बता तो मैं पाए। आपसे कह सकता हूं कि सवाल मैं कुछ पूछ रहा हूं ईरान पे और आप मुझे ताइवान पे जवाब दे रहे हो। मैं सुशील दुबे जी को आमंत्रित करता हूं, जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बताओ, अगर विपक्ष से ये कहा जाए कि आओ चलो लड़ो, तो ये लड़ने नहीं जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि वो हावी हैं और वो ज़्यादा दिख रहे हैं। अब इनसे पूछिए कि ये क्यों नहीं लड़ने चल रहे हैं। मीडिया मास्टर कोई गलत पूछा मैंने इनसे? मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, पहले तो आपके जो हमारा देश का बड़ा चैनल है भारत समाचार पे एक देश की सर्वोच्च न्यायपालिका पर, एससी पर आभार व्यक्त कर दूं। ये देश लोकतांत्रिक देश है और अपर हाउस का 6 साल का पहला सांसद और दूसरी बार जेल से पर्चा भरने के बाद आज 8 महीने बाद 6 महीने सर 6 महीने बाद पता नहीं किस कदर मैं स्वागत करता हूं संजय सिंह के लोकतांत्रिक देश में और लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत एक राजनीतिक व्यक्ति का, शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति का, और तेवर देख रहा था, शानदार तेवर। तो मैं शानदार तेवर लग ही नहीं रहा था कि आदमी आरोप में, जबकि कोई आरोप, ईडी ने कहा कोई आरोप नहीं। मैं कार की छत पे लग रहा था जैसे कोई रैली में वो हो रहा हो, क्या बोलते, रैली संजय सिंह की स्टाइल ही थी युद्ध के लिए जैसे आज कार्यकर्ताओं ब्रजेश को। जी मैं बता दूं, आज मैं वो सीन याद कर रहा था अभी आप जब दिखा रहे थे, जब संजय सिंह हाउस में जब पीएम मोदी वो बांधे थे मास्क और उनको घूर रहे थे, जब वो बोले देश भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, फलां भेज दिया, ये भेज आप दिया, भावुक हो गए संजय सिंह की बिल्कुल रिहाई पे, हुआ। हाँ? एक देश की देखिए लोकतांत्रिक, आप पत्रकार हैं, आप कैसे मैं भावुक हो पत्रकार- सकते हैं? नहीं, मैं देश का नागरिक हूँ। नेता छूटेगा आप भावुक हो बिल्कुल जाओगे। भाई, एक नेता तो नेता बंद क्यों हुआ था? अनूप संडा भावुक होते थे, ने- समझ में नेता- आता नेता कि नहीं, इनके- देखिए, इनके मैं भी- जिले के हैं, नहीं, इनके नेता- 30 साल पुराने दोस्त हैं। फिर एमपी कल को वो भी तो पीएम बन सकता है, वो भी तो सीएम बन सकता है। देश का पहली बार सीएम, ऑन रिकॉर्ड सीएम जेल में है। अच्छा ये बताओ, ये चुनाव कैसा चल रहा है 2 फेज में? अब बता रहा हूं, अब आपको आ रहा हूं, दूसरी आपको बधाई दे रहा हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट को। देश के एक बहुत बड़े दंदी फंदी बाबा कहूं, दंद फंदी कहूं, नकली बाबा कहूं, क्या नाम लूं, बाबा रामदेव को, जो उन्होंने कोरोनिल को लेके, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल सर आज आप कुछ और ही तैयारी करके आए हो, पढ़ के आए हो, सिलेबस के सवाल नहीं ले रहे हो। अब उस पे आ रहा हूं, सिलेबस पे रहो। अभी उस पे आ रहा हूं, सिलेबस पे आ गया तो उसके लिए बधाई देता हूं। 10 मार्च अप्रैल को हो सकता है और मजा आ जाए। खैर धन्यवाद। ब्रजेश जी, आपका जो मूल सवाल है, अब वो करें क्या बीजेपी, ये कांग्रेस वाले मुक्केबाज को पकड़ के लाए थे मथुरा से, ब्रजेंद्र को भाग गया। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसने कही रात में सोए, सपना देखे और सुबह लगा अब देश बीजेपी में। बड़ा मजेदार है। मुक्केबाज पूरा वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। मुक्केबाज को पकड़ लाए थे, वो भाग गया। अब दूसरी बात, जो अमेठी रायबरेली को चुनाव जैसे आज हम लड़े और आज हम जीतने के बाद ही तय हो जाता था 5 साल पहले ही कि हमें फिर लड़ना है, चाहे सोनिया जी हों चाहे राहुल जी हों। नंबर 1 की सीट हिंदुस्तान की कांग्रेस के नाम पर प्रिय राहुल गांधी की, वो अभी क्लियर ही नहीं है। तो बायनाट लगना है तो राहुल में अपोजिशन में असमंजस है 100%। उनको कुछ पता ही नहीं है। अरे हम आपके मित्र वीरेंद्र मैं जी बता आगे रहा हूँ डिबेट करेंगे। मैं बता रहा हूँ सर, आपको। कंप्लीट करें। मैं थोड़ा अभी नहीं बीजेपी लिए बोल रहा हूँ। उनका प्रचार, उनका 303 सीटें तो बीजेपी की हैं, 50 सीटें उसकी मिला के उनको चारों सीट तो चाहिए। चारों सीट के लिए ईडी है ही है, पीएनएल कानून है ही है, सीबीआई है ही है, पुलिस है ही है, इलेक्टोरल बॉन्ड है ही है। तो उनके पास तो लंबी लिस्ट है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं वीरेंद्र जी को इनवाइट करता हूं। वीरेंद्र जी, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों में चुनाव हो रहा है, जिसका जिक्र आज हम लोग परिचर्चा में कर रहे हैं, क्या माहौल है वहाँ पर? ग्राउंड पे आप क्या महसूस कर रहे हैं? प्रचार कैसा चल रहा है सभी दलों का, और क्या इम्पैक्ट आप वहाँ पे फील कर रहे हैं? देखिए, चुनाव तो हमेशा संसाधनों का, नेताओं के चेहरों का और तैयारियों का हमेशा माना गया माहौल बनाने का। भाजपा इन सब जगहों पर आगे है और उनके हर नेता के नामांकन में कोई बड़ा नेता, प्रदेश स्तर का सीएम, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष, ये लोग रहते हैं। तो बीजेपी ने तो लगातार माहौल बनाया है। लेकिन अगर आप दूसरी ओर देखेंगे तो जो समाजवादी पार्टी की, बसपा की जीती हुई सीटें थी, वहाँ पर भी तमाम सारे टिकटों को लेकर जो मारामारी मची, उसकी वजह से, विवाद की वजह से असमंजस बहुत बढ़ा और नेता भी वहाँ कोई बड़ा अभी तक प्रचार को नहीं पहुँच पाया।
मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, अमरोहा, जहां 2019 में अच्छी पोजीशन थी, उसको रिपीट कर पाने के लिए अब इनको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सब जगह 2-2, 3-3 बार टिकट बदला गया। और अब समस्या एक और पैदा हो गई है कि आखिरी दिन जब टिकट दिया जाता है तो उसके साथ साथ प्रत्याशी को जहाज का भी इंतजाम अपने लिए रखना पड़ता है। पता नहीं वो टिकट पाने के बाद नामांकन कर पाएगा कि नहीं, इसलिए जहाज के सहारे उसको उड़ के जाना पड़ता है। नोएडा, मेरठ में भी सपा ने प्रत्याशी बदले, बागपत में भी बदला, अब बदायूं में भी शिवपाल यादव को बदलने वाली है। तो प्रत्याशी तो बदल रहे काफी बड़ी संख्या में। एक जमाना था जब मायावती के लिए कहा जाता था कि जब तक नामांकन समाप्त न हो जाए तब तक मायावती के प्रत्याशी इत्मीनान में नहीं रहे कि वही लड़ रहे हैं चुनाव। हो सका थे आखिरी वक्त में कोई और सिंबल लेके आके नामांकन कर दे, लेकिन अब मायावती पीछे रह गई, अब समाजवादी इसमें आगे हो गई है। ये भी एक बड़ी धारणा बदली है। जो काम बसपा करती थी अब वो सपम होने लगा। दूसरी बात, अगर आप देखें तो टिकटों का बंटवारा तो अभी बीजेपी ने भी 12 सीटों पर नहीं किया है। उसने 51 पहले घोषित किया था, फिर 13 किया, बाकी उसने 4 सीटें अपने सहयोगियों को दी हैं। लेकिन उनके यहाँ रैलियाँ शुरू हो गई, उनके यहाँ पर क्लस्टर बना दिए गए, उनके प्रचार में तेजी है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लगातार सब सारे नेता जुट गए हैं। तो जब प्रचार के स्तर पर बात आएगी, जिसके पास इतनी बड़ी फौज हो वो पहले से मुस्तैद है, और जिन पार्टियों में सिंगल चेहरे हैं उनको तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ये चुनाव इस देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के भी टेस्टिंग का चुनाव है कि समाजवादी के साथ रहकर 9 विधायक जिताने वाले क्या भाजपा के साथ आकर उनको उतना लाभ दे पाएंगे जितना जाट उत्पीड़न से उस समय उनको लगा कि चौधरी अजीत सिंह नहीं रहे, जयंत चौधरी को कुछ मिल नहीं रहा, उससे जाट नाराज हुआ, किसान आंदोलन से नाराज हुआ और वो जयंत चौधरी के साथ आया था। अब वो क्या उसको भाजपा के जनाधार को बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे, ये भी है। और ब्रजेश जी, जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मामले में जरूर कामयाब रहे कि जो अपनी खोई हुई विरासत थी, जो पिता की सीट थी, जो बाबा की सीट थी, उस बागपत को वापस वो लौटा लाए, भाजपा से मांग लाए। तो पाया तो उन्होंने बहुत कुछ है, और अब लेकिन वो उसको कितना लौटा पाएंगे जी, ये तो देखिए वक्त बताएगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि अपने दोस्त चंद्रशेखर को वो वाई कैटेगरी सुरक्षा दिलवा दिया उन्होंने, और वो भाजपा के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर तो जयंत चौधरी के करीबी दोस्त हैं। अभी एक बात आई है कि संजय सिंह छूट गए हैं जेल से। क्या इंडिया गठबंधन में संजय सिंह को सुल्तानपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ाने की कोई योजना है? कोई इस तरह की बात आई है कि मेनका गांधी के खिलाफ इंडिया गठबंधन सुल्तानपुर से संजय सिंह को लोकसभा का चुनाव लड़ावे? ये भी एक सवाल बड़ा आज आया है सोशल मीडिया में। दूसरी बात यह है कि राहुल जब वायनाड चले गए तो अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी क्या बाहरी आएगा या प्रियंका गांधी लड़ेंगी, या इस पर फैसला हो जाना चाहिए जी वीरेंद्र जी, क्योंकि मामला काफी पीछे छूट चुका है। बहरहाल वक्त कम है, लेकिन जो रोज रोज परिवर्तन हो रहे हैं सियासत में, उससे भाजपा को ही फायदा होगा। मुख्तार अंसारी के मरने से पूर्वांचल में इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा कि फायदा होगा, इस पर भी आपको एक सवाल पूछना चाहिए। बहरहाल सुनिएगा कि क्या हुआ तुमको अगर चेहरे बदलना आ गया और उनको भी तो हालातों के सांचे में ढलना आ गया, और रोशनी के वास्ते धागे को जलता देखकर ली नसीहत मोम ने उसको पिघलना आ गया, और सरफिरी आंधी
को थोड़ा सा सहारा क्या मिला, धूल को इंसान के सिर तक उछलना आ गया और पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापे के निशान, और उम्र को भी देखिए कफन बदलना आ गया और चांद को छूने की कोशिश में तो नाकामी मिली, हाँ मगर नादान बच्चों को उछलना आ गया। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस परिचर्चा का प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ मोहसिन रजा हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मोहसिन भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सिर्फ भारत रत्न दे देने भर से आप इस इलाके में किसानों का, जाटों का और दूसरे समाज का वोट ले लेंगे? बाकी मुद्दों को कौन एड्रेस करेगा? देखिए, हमने सारे मुद्दों पर काम किया है और जो मुद्दों पर हमसे कहीं कोई कमी रह गई थी उसकी पूर्ति की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आपने देखा होगा कि हमने हर फैसले को जनहित में, किसान हित में, और खासकर किसानों की अगर आप बात करें पश्चिम यूपी में, तो किसानों के मुद्दों पर कभी भी प्रधानमंत्री जी ने जो भी फैसले लिए गंभीरता से लिए। अगर कोई आपने देखा था एक कानून वापस लेना था तो उसमें तनिक भी देर नहीं करी उन्होंने। किसान हित में जो भी निर्णय लिए और उसी का परिणाम है कि आज उसी परिणाम स्वरूप चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान किया। उनको भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन कभी किसी ने इस पर गौर नहीं किया। ये जितने लोग भारत रत्न हुए हैं इनको बहुत पहले ही दिया जाना चाहिए, लेकिन आपने एमएसपी तो नहीं दी। इनमें साहस नहीं है, एमएसपी तो नहीं दी, सम्मानित करने वाले लोग नहीं है ये। आपने एमएसपी तो नहीं दी? सॉरी, आपने एमएसपी नहीं दी किसानों को? देखिए, आगे बहुत सारी योजनाएं जब बैठते हैं तो एक सारी अपने गठबंधन के साथ में एनडीए गठबंधन बैठता है और योजनाएं जो बनेंगी। अब हमारे साथ में आरएलडी आ गई है, आरएलडी भी का बहुत से सुझाव रखेगी, तो उस पर हम और काम करेंगे। हम किसानों के हित के लिए, क्योंकि वो भी किसानों के हित के लिए आए हैं और हम भी किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। मैं आनंद दुबे को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू मोहसिन भाई। मैं अभी आप एमएसपी तो नहीं दिला पाए अपने लिए, आप भले 2 सीट लाए हो, किसानों को एमएसपी दिला देते। जब केंद्र सरकार के साथ हाथ मिलाए थे, उनके पास तो पूरी ताकत है, अख्तियार है, एमएसपी दिला देते किसानों को। ब्रजेश जी, हमारे नेता ने क्या कहा मेरठ की रैली में? कहा कि अब की बार 400 पार और गन्ना भी 400 के पार होगा। उन्होंने कहा तो इसके बाद भी आप आने दीजिए, सरकार बनने दीजिए, 400 के पार गन्ना मिलेगा। करो कि आप एमएसपी दिलाओगे, वरना आपकी जवाबदेही तय होगी। आप बोलो। नहीं, जो चीजें तय हुई यहाँ बैठ के हम थोड़े तय कर देंगे, वहां तय हो जाएगा। आने दीजिए, सरकार बनने दीजिए। कह तो दिया कि किसानों का सारा भला होगा। आश्वासन आपसे मांगा जा रहा है कि भैया किसानों की पार्टी हो, मोहसिन भाई भी तैयार हैं, आप भी तैयार हो, कह दो हाँ एमएसपी दूंगा, हम रिकॉर्ड कर ले, जनता के बीच भेज देंगे किसानों की भैया दुबे जी कह गए हैं। ब्रजेश जी, आपके चैनल पे कह के जा रहा हूँ कि हमने किसानों के मुद्दे के साथ एनडीए में हम गए हैं, और हम किसानों के कोई भी मुद्दे, किसानों की सारी जायज मांगे हम वहां पर बातचीत करके पूरी करें। एमएसपी जायज मांग है? नहीं, जो भी जायज मांग है। एमएसपी जायज है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जितनी किसानों की जायज मांग है, आवाज नहीं निकल रही है आपकी। नहीं, आवाज हमारी निकल रही है, प्लीज। किसानों की जितनी जायज मांगे हैं, यहाँ ग्रिल करने का अधिकार मुझे, मैं पूछूंगा ना। आप तरीका होता है। देखिए ब्रजेश जी, कुछ चीजें आप जायज नहीं मानते हो। जब नहीं, जो जायज नहीं, क्या मैंने कहा एमएसपी कहो जायज है? नहीं, बोलो। नहीं, वो किसान की आप सारी बोलो बातें जायज है। एमएसपी किसानों की आप बोलो एमएसपी जायज है? सारी जायज है। एमएसपी जायज है, बोलो। आप एक बात कर रहे हो, हम कह रहा हूँ किसानों की सारी आप बोलो एमएसपी जायज है? किसानों की सारी आवाज नहीं निकल रही। जब आप एक पे ही फंस रहे हो, हम तो कह रहे हैं उनकी जितने, अरे जो मेन स्टेक होल्डर है वो बाउंड्री फांद के मोहसिन रजा निकल गए और आप नेट में फंस गए। नहीं, उनकी सारी मांगें जायज हैं। उन सब मांगों को लेकर के हम सरकार से बातचीत करके पूरी कराएंगे। एमएसपी भाई बोल नहीं पा रहे। मैंने कहा तो आपसे, क्या ट्रेनिंग दी आपने इनको? नहीं, हम क्या ट्रेनिंग देंगे? कुछ तो सिखाए पढ़ाए थे। हम तो इनसे पल्टी मारना सीखना चाहते हैं कि कैसे पल्टी मारी जाती है। शौक है पल्टी मारने का? नहीं, हमें शौक नहीं, लेकिन सीखना तो चाहिए ना। मेरे माइक में बोलो। सीखना तो चाहिए। मेरी तरफ देखो। अब आप सोचिए कि अभी भाजपा के हमारे मोहसिन रजा जी ने कहा कि किसान बिल जैसे ही बात आई वापस ले लिया हमने। इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है क्या? 700 किसानों के मरने के बाद, लखीमपुर में आधा दर्जन किसानों पर कार चढ़ाने के बाद, किसानों की पार्टी तो ये है, तो क्या इन्होंने ठेका ले लिया किसानों का? अगर एक किसानों की पार्टी होते तो आपने इतनी बार बुलवाने की कोशिश की, अनिल भाई बोले ही नहीं।
क्या नहीं बोला? क्या हम दुबे MSP जी, दे? हमने क्या क्या नहीं संयम बोला? होना हम चाहिए? केवल किसानों की बात आपके बीच आपकी एक बात तरह नहीं बोले। किसानों की हम केवल बात नहीं आपको ये करते। शिष्टाचार हम होना किसानों चाहिए। के लिए काम करते हैं। दुबे जी, शिष्टाचार आपके मैंने बीच में मैंने एकदम पहले चंगा चंद्र में नहीं भी बोला। कहा कि चौधरी साहब ने बार बार MSP की बात की थी, किसानों को लाभकारी उपज का बुलवा दो लाभकारी एक बार। मुद्दा। नहीं, हमारी कहे नहीं तो शायद बोल अरे हमारी मानते होते तो जाते ही ना। हम 7 सीट दे रहे थे, नहीं तैयार थे। अरे तो रिस्क बात था तो ना। हमारी मानते नहीं ना। अब क्यों जो बीत गया उस पर क्यों चर्चा करना चाहते हो? अच्छा और सुनिए, भाजपा की मजबूती की बड़ी बात हो रही है। पीलीभीत का प्रत्याशी परेशान है, वहां विद्रोही पैदा हो गया। बरीले के प्रत्याशी का एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वो करा मेरे साथ कोई निकलने नहीं तैयार, मैं जाऊं कहां जाऊं? बलियान पर गुम्मे चल रहे हैं, देखा है? गुम्मे चल रहा है। किस पे हाँ, गुम्मे हाँ, चल रहे संजू हैं? बलियान जी पे। गुम्मे चल रहे हैं। हाँ, ऐसी चीजें सुनने में आ रही सोशल। और मजे की बात क्या है कि ये क्लीन स्वीप भी करने जा रहे हैं। तो अब तो निकलो प्रचार करने। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। कब से निकलोगे प्रचार करने अंशु? ब्रजेश जी, मैंने आपसे ओपनिंग रिमार्क में ही कहा कि प्रचार तो चल रहा है, जो भाजपा का झूठ का रैला है वो नहीं चल रहा है। हम सच की बात कर रहे हैं। आप देखिए, आपने अभी सामने बीजेपी के सहयोगी साथी से पूछा, क्या पूछा? MSP का M नहीं बोल पा रहे, मोदी जी महंगाई का मान नहीं बोल पा रहे। आपने चौधरी साहब के भारत रत्न पे मैंने बोला, आपके किसी सहयोगी मैंने ने बोला, उसका चुप हो जाओ, समर्थन नहीं किया। चलो अच्छा है, चौधरी साहब इसी का बहाने सम्मान MSP करने बोल का दें। काम किसी ने नहीं किया। इसी बहाने हम बोल आप दें। किसानों की बात करोगे, आपके बहाने मुंह से MSP किसानों की क्या बात हो अच्छी गया? लगती है। इसी कांग्रेस के मुंह से नहीं अच्छी। इसी बहाने कांग्रेस जो- MSP का जो मां बोल स्वर्गीय देना चौधरी चाहते साहब हैं। का सम्मान नहीं कर चाहे पाई। जो चुप हो जाओ, अभी शायद बोल वो दें। बात अच्छी नहीं लगती। चुप हो जाओ, कह और दो मैं चुप आपके हो गया, चैनल पे बोलो। कह रहा हूं हाँ? कि हम किसानों हाँ? की सारी मांगे MSP पूरी करने का काम करेंगे। सुनाई दिया? MSP तो नहीं सुनाई पड़ा। नहीं सुनाई दिया? हम सिर्फ ये जानते हैं कि नहीं सुनाई दिया। जो पार्टी उनको नहीं सुनाई पड़ी। राकेश उन्होंने टिकैत को जब वो चौधरी साहब का सम्मान नहीं कर पाए तो उनसे अब आप क्या ब्रजेश उम्मीद जी, करो? मेरा टाइम तो रिजर्व है, देखिए। हाँ, बोलो। चाहे जितना वो कटेगा नहीं। कटेगा नहीं, बोलो। देखिए, हम देखो सिर्फ बड़ी इतनी मोहब्बत से बात डिबेट पूछ रहे करते हैं आप, आराम से बोलो। कांग्रेस पार्टी ने किसान न्याय के तहत ये वादा किया है कि हम MSP पर गारंटी का कानून लाएंगे और किसानों का कर्जा माफ करेंगे। युवाओं को हम 1 लाख रुपए प्रत्येक युवा को देंगे, इंटर्नशिप का, नारी को देंगे, सबको हमने वादा किया है। हम तो कहते हैं कम से कम हिम्मत इतनी तो जुटाओ कि हम किसानों के लिए भाजपा से जो है MSP का कानून तो बनवाएंगे। इतना रिक्वेस्ट तो करो कहो। ना, रिक्वेस्ट करो। क्या- इतना भी नहीं कर रहे हैं। नहीं आप उससे ज्यादा इतना बड़ा क्या बदलाव- यहाँ तय कर दोगे? इतना बड़ा अभी तो बदलाव- जनता की अदालत में आए हो, विजय वहाँ जी, पता इसीलिए करो। मैंने कहा। पहले प्रत्याशी ढूंढ लो, लड़ लो। पहले रोज मैं- प्रत्याशी बदल बड़े रहे भाई, क्या हो। हो गया पहले इनसे? तो प्रत्याशी ये ढूंढ क्या लो, हो गया उसके बाद इनसे? बात करो। क्या हम तो हो गया? मैदान में निकल गए, मैदान आप में ऐसे तो प्रचार नहीं थे। कर रहे हैं। आप ऐसे तो हम नहीं तो थे। मैदान में निकल गए, मैदान में हमारा प्रचार सुन चल तो रहा लो। है, भीड़ उमड़ रही है। आप अपने प्रत्याशी नहीं तय कर पा रहे हो, पहले प्रत्याशी तय करो। आप ऐसे और जब सरकार सुन लो। बनेगी तो उसके बाद चीजें तय हो जाएंगी। सब लोग चुप हो जाओ, अकेले यही बोले। MSP देखो नहीं आप सुनाई ऐसे पड़ा। पहले नहीं हैं? MSP नहीं MSP सुनाई। से देखो उत्तेजित। कान लगाओ, मैंने लगाया था, MSP नहीं सुनाई पड़ा। नहीं सुनाई दिया? चलो कोई बात हमारा सिर्फ ये कहना है कि बीजेपी प्रचार की बात कर रही है, आप जनता के बीच में जा रहे हो। ब्रजेश जी, ये महत्वपूर्ण बात है। मैं जहां आप नहीं जा रहे हो। 30 सेकंड लूंगा। कहीं भी जा रहे हो, हम जा रहे हैं, हम बता रहे हैं लोगों से कि हम किसानों को गारंटी देंगे, MSP की, कानून कर्जा माफी करेंगे। भाजपा जा रही है, मिल रही है, गुजरात के लोगों को सहारनपुर ला के रैली करो, वो भी ठीक। ये तो बताओ कि अब देश के लोगों को क्या झूठ परोसने जा रहे हो? मैनिफेस्टो ले आते, झूठे ले आते। प्रधानमंत्री जी माहिर हैं झूठ बोलने में, पूरी बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है। सर, थैंक यू। 1 मिनट 30 सेकंड लूंगा आपका महत्वपूर्ण चरण। अगर 10 सेकंड। सपा के नेता न मिले तो आपके टिकट का कोई 75 नहीं है। 75 नहीं है, क्यों? अभी रेवती रमण के बेटे को ले आए ना, ब्रजेश जी, इनके पास अपने लोग नहीं है लड़ने को। 10 सेकंड लूंगा मैं। इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों से प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि मेरी जिम्मेदारी। कहां अरे वो सब खुश हैं, आप ही चेक नहीं करिए, खुश सब खुश हैं। सब पलटने जा रहे हैं। आप देखिए 22 में सब खुश थे। बताइए दुबे जी, इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, ये सपा से लाए रहे हैं। देखिए हैं? अब इनका मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि कांग्रेस का भी पत्रकार बन जाऊं थोड़ी देर के लिए। किसके? कांग्रेस का भी। आप पार्टी बदल लेते हो उस टाइम, आप आपके मीडिया मास्टर आप कह रहे हो मैं कांग्रेसी बनूंगा। देखिए मेरी बात रह जाएगी। हाँ? मैं कह रहा मीडिया मास्टर ये चाह रहा हूँ, जितना ये लोग मान रहे हैं ना बीजेपी वाले 400 पार और यूपी में 80, इतना आसान नहीं है। अरे 2 गुम्मा चल गया तो आप बवाल कर रहे इतना आसान। रारकेश सिंह मारे परेशान घूम रहे बिहार वाले मंत्री, टायर जो मिल पा रहा लोग मार रहा हूँ, भाग रहे हैं। और ये यहाँ बलियान, ये 2 ही बड़े 40-80 सीटें, ये और 40 सीटें। दूसरी बात ब्रजेश जी, एक बात आपके नैतिक चैनल पर कहना चाहूँगा, अब इतना भी नहीं होना चाहिए। देश की
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पार्टी है कांग्रेस। खाते फ्रीज, बिल्डिंग सीज, अब वो इनकम टैक्स 1200 करोड़ का किस जमाने का कौन सा गणित। अरे ये एमएसपी नहीं बोल रहे हैं अब देखिए हम अब दुबे हैं हमारे, देखिए अब और आज जातिवाद कर रहे हो। हम आज पत्रकारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, हिंदूवाद, मुसलमान, जो आप मौका दोगे आज हम सब करेंगे, लेकिन कांग्रेस साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। और 400 प्लस और 80 तो अब देखते हैं 4 जून आने वाला है। बहुत शुक्रिया, मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस दिलचस्प डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।